नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवतेज टीवी पर आज होगी राजस्थान में पेश हुए अंतरिम बजट पर चर्चा कि आखिर ये बजट क्या कहता है। चूंकि अंतरिम बजट है, अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले तक का पूरा ढांचा तैयार किया गया है और खास बात यह कि पिछले करीब 22 साल बाद राजस्थान में किसी वित्त मंत्री ने ये बजट पेश किया। जाहिर सी बात है कि जब भी बजट पेश होता है तो पक्ष और विपक्ष में तकरार भी होती है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चढ़ता है और वार पलटवार भी होते हैं। आखिर क्या है बजट की ये कहानी और इस बजट के पीछे क्या है आर्थिक दृष्टिकोण की जो कहानी है वो भी क्या है। आज तमाम इसी मुद्दे पर बातचीत होगी, चर्चा होगी और आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से सचिन जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, भरत मेघवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, देवेंद्र यादव जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हो रहे हैं और साथ में हैं सीए यशस्वी शर्मा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बजट की पूरा जो बजट पेश किया गया वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से जो ऐलान किए गए उन्हें लेकर पार्टी ही अपनी वित्त मंत्री को लेकर क्या सोचती है। सचिन जी सबसे पहले आपके पास आते हैं। आज कहा जा रहा है कि 22 साल बाद किसी वित्त मंत्री ने, और वो भी महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, कई सौगातें भी दी है। यहाँ पर क्या मानते हैं कि ये जो अंतरिम बजट है इसमें राजस्थान की आम आवाम को क्या कोई फायदा मिल पाएगा या केवल चूंकि आने वाले वक्त में आचार संहिता भी लगने वाली है उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर लोकसभा चुनाव है और लोकसभा तक का ही ये बजट होगा। तो क्या लगता है कि कुछ कहानी आगे, गाड़ी आगे बढ़ पाएगी? नमस्कार प्रदीप जी। सबसे पहले नवतेज के दर्शकों को मेरा अभिवादन। जैसा कि आज का बजट था, मैं आपसे यही कहूँगा कि ये लेखानुदान था, 4 महीने के लिए पेश किया गया था और इसमें जितनी भी घोषणाएं हुई हैं वो सब ऑलरेडी रोड मैप बना के की गई थी और साथ ही साथ जितने चीज़ें हैं उनसे आधी चीज़ें तो हम ऑलरेडी 3-4 चीज़ें तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं। हम 450 रुपये का गैस सिलेंडर ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने 6000 से 8000 कर दी है एमएसपी की जो इम्प्लीमेंटेशन है। एआरसीपी हम ला चुके हैं। तो कई सारे कार्य तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। इसका लोकसभा की आचार संहिता से कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। जो भी चीज़ें हमने यहाँ घोषित की है उस सब का रोड मैप भी ऑलरेडी रेडी है। यानी पहले से तैयारियां आपकी पूरी थी और आज जो पेश किया गया वो केवल क्या फिर दिखावे के लिए था या क्या मकसद क्या था? सर, अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो हम थोथी घोषणाएं नहीं करते। लोक लुभावन बजट की आदत नहीं है। जैसा आप जानते हैं हमारा केंद्रीय बजट भी, उसमें ऐसी कोई भी घोषणा नहीं है जो खाली धरातल में ना आ सकती हो या जिसके लिए भविष्य के अंदर कोई योजना नहीं बना सकते हैं। कर्ज भी बढ़ चुका है, 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। बिल्कुल, 2018-19 में हमारा जब सरकार शुरुआत हुई थी तो 3 लाख करोड़ का कर्ज था। अभी 5 लाख करोड़ का कर्ज हमें मिला है। 80% बढ़ के हमें चीज़ें मिली हैं कर्ज के मामले में बात करें तो। अब उसको सही करना है, सुधारना है। आर्थिक सुधारों की ओर ध्यान देते हुए अगले 5 साल की नीति तय की जाएगी। भरत जी, जब भी कोई भी सरकार आती है, नई सरकार जब बनती है तो उसका एक पहला जुमला यही होता है कि हम कर्जदार हैं, पहले से हमारे ऊपर इतना लाख करोड़ का कर्ज है। और आज ये जो लेखानुदान कहें, अंतरिम बजट जो कहें, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये कह रहे हैं कि थोथी घोषणाएं नहीं करती। बीजेपी का सीधा तौर पर कहना है काफ़ी कुछ तैयारियां पहले से थी। क्या मानते हैं? देखिए प्रदीप जी, आपने जिस हिसाब से कहा कि कर्ज के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई स्टेट होता है वो वेलफेयर स्टेट होता है। कांग्रेस ने जब भी अगर कोई कर्जा लिया है तो वो कर्जा एक गरीब से गरीब तबके को भी लाभान्वित करने का करा है, एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट को लागू करने का करा है। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार जब बीजेपी की आई तब 1,29,910 करोड़ कर्जा था, उसको इन्होंने बीजेपी ने 3,09,385 करोड़ करा और वो किसी गरीब की सहायता के लिए नहीं करा। इन्होंने एक उदय योजना लागू करी थी। उस उदय योजना के अंदर जो भी बिजली कंपनी थी उनका जो भी वित्तीय भार था वो राज्य सरकारों को वहन करना पड़ा। इसकी वजह से जीडीपी का 33% से ऊपर हमारे ऊपर कर्जा हो गया था। आपने कहा थोथी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। प्रहलाद जी, प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बजट आया है ना, अंतरिम बजट, राजस्थान की जनता को ये उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार जो इस बार कुछ करेगी तो कुछ अच्छा करेगी, कुछ एक्स्ट्रा हमको देगी जो कांग्रेस सरकार पहले देके जा चुकी है। लेकिन आप इसमें देखिए 2023-24 में जो हमने बजट दिया था माननीय
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, ये उसी की कॉपी कट पेस्ट इन्होंने किया है। इसमें इन्होंने अलग से कुछ नहीं किया। इन्होंने किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, लेकिन इस बजट में इन चारों जो जाति का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी लेते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं किया इन्होंने। आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करते हैं, हम तो ऑलरेडी उसके ऊपर लास्ट ईयर एक्ट लेकर आए, 15% का उसमें वृद्धि की बात करी, मानदेय में हमने 10% की वृद्धि की बात करी। तो इसमें ऐसा अनोखा क्या है? कृषि के लिए आपने क्या दिया? कृषि के एग्रीकल्चर फंड की आप बात कर रहे हैं, आपने अपने घोषणा पत्र में किसान सम्मान निधि की 12,000 की बात की थी, आप उसको 8,000 पर ले आए। मुख्यमंत्री ऊर्जा मित्र योजना में हम पहले से 12,000 दे रहे थे। तो जो ये विजन था ना, राजस्थान की जनता जो देखना चाहती थी कि इस अंतरिम बजट के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के विजन को लेकर कोई बात करते, वो विजन हमें देखने को नहीं मिला। और सबसे अचंभित बात यह है कि पहली बार, जैसे आपने कहा कि एक महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, लेकिन महिलाओं के लिए एक भी इसमें चीज लाकर आपने नहीं दी कि महिलाओं को सशक्त किस तरह से बनाया जाए। आर्थिक रूप से आपने जीएसटी लगाकर पहले से ही लोगों को नीचे ला दिया है। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष में रहते हुए जो भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल डीजल पर वैट की बड़ी बड़ी बातें करती थी, हरियाणा, गुजरात और ना जाने कैसे कैसे राज्यों के उदाहरण देती थी, आपके पास सबसे बड़ा मौका था, आपने क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट? क्योंकि ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी का सदैव से दोहरा राजनीतिकरण रहा है। इसलिए कांग्रेस यही कहना चाहती है कि आपने जो थोथी घोषणा इसके अंदर की है, वो कांग्रेस पहले से ही उनको धरातल पर लागू कर चुकी है। आपने नया इसमें कोई विजन ना दिया है, न किसी गरीब परिवार के लिए, मिडिल क्लास के लिए आपने कुछ इसमें अनोखा नहीं किया। चलिए, आप ये कह रहे हैं महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। भरत जी, संक्षेप में यहाँ देखिए, लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवार में बेटी होने पर 1 लाख के सेविंग बॉन्ड का भी ऐलान किया गया है। बहरहाल इस पर चर्चा जी। इसमें गरीब की डेफिनेशन क्या है? किसको गरीब माना जाएगा? 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 में आज तक जनगणना नहीं हुई। आज भी जो लोग 2011 से 2023 के बीच गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन लोगों को इसका फायदा ही नहीं मिलता। अभी तो और भी चीजें आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अंधकार में रखने की चीजें रखी गई है इसमें। देवेंद्र जी, क्या आप भी मानते हैं केवल अंधकार वाली चीज, या कॉपी पेस्ट जो भरत जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का था वही बीजेपी ने कॉपी पेस्ट कर दिया? आपका क्या कहना है? देखिए प्रदीप जी, बीजेपी को अपना नाम बदल कर क्या बड़ी झूठी पार्टी कर लेना चाहिए इन लोगों को। बड़ी बड़े बातें, बड़े बड़े वादे मोदी जी ने किए, भारतीय जनता पार्टी ने किए। महज 60 दिन के अंदर इनके तमाम वादे जो अब जुमला होना साबित शुरू हो गए हैं। देखिए, मोदी जी ने कहा था कि 1500 पेंशन करेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग जयपुर में लगाए थे, अब वो 1500 पेंशन का वादा झूठा जुमला निकला, 1050 करके रुक गए। इन्होंने कहा था गेहूं पर एमएसपी देंगे, बोनस लगा करके 2700 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे, उस पे ये लोग चुप्पी साध गए। इन्होंने कहा था एम्स के तर्ज पर रिम्स खोलेंगे, उसका जिक्र तक करना भूल गए। आज ये बात कर रहे थे बजट के अंदर कि महिला, पहली बार एक महिला ने बजट जो है पेश किया, उसका बड़ा उत्थान कर रहे थे। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 33 जिलों में 33 महिला थाने खोलेंगे। अरे कम से कम ये तो कर देते, बाकी चीजें ठीक आप आगामी बजट में करते, इस पे भी ये खामोशी साध गए। युवाओं के रोजगार की बात कर रहे थे, पेपर लीक की बड़ी बड़ी बातें करते थे। एसआई पेपर लीक जो मामला जो हुआ था, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने खूब शोर मचाया था। जब ये लोग सरकार में आए तो वही जो भर्ती जो तब भारतीय जनता पार्टी जिसको लीक मानती थी, उसकी नियुक्तियां देने का प्रोसेस इन्होंने शुरू कर दिया है। ये बताता है कि ये लोग कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। इन्होंने रोजगार देने की बात की, एक और रोजगार देने की बात करते हैं, दूसरी ओर रोजगार छीनने की हरकतें करते हैं। जिस तरीके से राजीव गांधी जो युवा मित्र जो थे, उनके 5000 रोजगार छीन लिए गए। सीएचए के छात्र अभी शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। जो सीएचए के जो हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी जो थे, उन्होंने कोरोना में राजस्थान की सेवा की थी, और जब वो पिछली बार शहीद स्मारक पर आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां पर पहुंचे थे कि जी देखिए, जनता की सेवा करने वालों को कांग्रेस ने निकाल दिया। और अब वही भारतीय जनता पार्टी है जो अब उनसे मिलना तक नहीं चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ और जुमलेबाजी वाला जो मॉडल है, वो राजस्थान की जनता ने 60 दिन में देखा है। एक और जो गंभीर मुद्दा जिसका जिक्र भज्जी ने भी किया, पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल पर मोदी जी ने बोला था, मोदी जी ने कहा था कि चुनाव होने दीजिए, सरकार बनने दीजिए, सबसे पहला काम भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल डीजल के दाम घटाने के लिए करेगी। लेकिन आज पेट्रोल डीजल पर भारतीय जनता पार्टी बात तक नहीं करना चाहती है। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ने पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर खामोशी धारण कर लिए। जनता महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है। ये कह रहे थे अभी अभी कर्ज दे दिया। आज मैं सुन रहा था तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो थे वो दावे कर रहे थे कि जी गहलोत जी ने कर्ज बढ़ा दिया है। पिछली वसुंधरा सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, और अभी जो इन्होंने बजट पेश किया उसमें राजकोषीय घाटा 22,000 करोड़ रुपए बढ़ा करके इन्होंने पेश किया है। ये इनकी सच्चाई है। तो बजट के मामले में तमाम जो इनके झूठे दावे जुमले सब सामने आ गए।
बहस 60 दिन लगे इस पर्ची वाली सरकार को एक्सपोज होने में। 60 दिन में राजस्थान की जनता ने देख लिया कि इससे कमजोर सरकार राजस्थान में कभी नहीं हो। चलिए, तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यशस्वी जी के पास चलते हैं। यशस्वी जी, मैं ये केवल इतना सा जानना चाह रहा हूँ कि 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का घाटा और 70,000 भर्तियाँ, ये जो तमाम यहाँ बुजुर्गों के लिए जो रोडवेज किराए में छूट दी गई है, लाडो योजना में जो अमाउंट बढ़ाया गया है, प्रसव योजना में भी अमाउंट बढ़ाया गया है, ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में क्या छुपा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपने लाडो और इनके नाम लिए, इसके साथ में सब जो वक्ता थे मेरे पूर्व, वो बिजली की बात करना भूल गए जी। वो उसमें 300 यूनिट बिजली भी फ्री की बात की जी। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जब घाटा 5 लाख से करोड़ से ऊपर का बताया जा रहा है, तो फिर ये घोषणाओं के लिए जो करी गई है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, एक बड़ी इशू है। जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज पेश किया गया है, वोट ऑन अकाउंट है, ये संपूर्ण बजट नहीं है। इस अगले 4 महीने के लिए सरकार ने अनुमोदन लिया है कि ये खर्चे हम करेंगे, हमारी योजनाएं जो है वो चलेगी, और उसका पैसा कहाँ से आएगा। एज अ ऑन दी जो एक टैक्सेशन फ्रंट से जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे हम लोगों को ये उम्मीद थी कि जो पेट्रोल डीजल है वो बहुत लॉन्ग अवेटेड हो गया था कि उसका हमको प्राइस रिडक्शन हो, क्योंकि अगर आप राजस्थान की अगर बात करते हैं तो इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है, पेट्रोल डीजल दोनों। उम्मीद ये थी कि कुछ उस पर वैट में कमी आएगी और कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, बट उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जहां हम इतनी सारी घोषणाओं की बात कर रहे हैं तो पैसे में रिडक्शन हो जाएगा। तो एक कारण, जो केवल एक कारण इसका समझ में ये आता है पुरानी घोषणाओं के को याद करते हुए भी, कि ये नहीं इसलिए किया गया कि जो हमारे को जो फ्रीबीज देनी है, चाहे वो आप लाडो की बात कर रहे हैं या आप जो एक लखपति दीदी भी है, चाहे उनको लोन देने की बात कर रहे हैं या पेंशनर्स की बात कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आएगा। सो ओवरऑल जो एक रिलैक्सेशन इस फील्ड में था वो नहीं मिल पाया। दूसरा, मैं अपने आप को पॉलिटिकली कोई स्टेटमेंट देने से रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथी बहुत अच्छे से इस बात में प्रकाश डाल रहे हैं। एक 2-3 चेंजेस टैक्स रिजीम में, जो पुराना रिजीम था उसमें हुआ है। बड़ा चेंज जो है वो रिलेटेड टू है लैंड टैक्स के। ये एक ऐसा मैटर था जो काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट पे चल रहा था, और इसके अगेंस्ट में कई करोड़ों रुपए की डिमांड भी माइनिंग इंडस्ट्री हो चाहे अदर बड़ी जो बिग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अगेंस्ट में थी। सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि इसको ख़त्म करने का प्रपोजल आया है, और दूसरा जो पुरानी कोई जो डिमांड्स हैं उनमें कोई एक नॉमिनल अमाउंट जमा करा के उन डिमांड्स को ख़त्म करने की भी बात इसके अंदर की गई है। तीसरा जो जी वैट से रिलेटेड एक एमनेस्टी स्कीम है जो पुराने टाइम से चली आ रही थी, पुरानी सरकार में भी थी, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ उसका मतलब लवो लवाब वही है, बट उसको एक मॉडिफिकेशन के साथ पेश किया गया है जो एक हद तक मददगार होगा। बट जो पुरानी एमनेस्टी थी उसमें लगभग काफ़ी डिमांड्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी तो हैं। शर्मा जी, केवल संक्षेप में जानना चाह रहा हूँ, इसको केवल हम एक आंकड़ों का जाल मान सकते हैं इस लेखानुदान या अंतरिम बजट को? देखिए, बजट हमेशा आंकड़ों का जाल ही होता है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि एक अगर आम आदमी से आप पूछेंगे, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इतने लाख करोड़ का कर्ज हो गया या उस पर इतना डेफिसिट है, इवन फिस्कल डेफिसिट क्या है ये आम आदमी को मालूम नहीं है। उसको ये मालूम है कि मुझे क्या मदद सरकार की तरफ से मिल रही है या मुझे क्या फ़ायदा इस बजट से होने वाला है, वो वहाँ तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। बट आप जैसे जो समझदार लोग हैं वो लोग इस पे डिस्कशन करते हैं कि साहब इसका बजट घाटे का क्या प्रभाव पड़ेगा या कितना बजट हो गया। नो डाउट पिछली सरकार से इस सरकार में जो बजट का घाटा था वो बढ़ा है, और आप इसको ये नहीं कह सकते कि इस गवर्नमेंट में था इसलिए उन्होंने बढ़ा के कर्जा दे दिया। बट हम ये भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट एट ऑल, कि स्टेट में अगर कर्जा बढ़ रहा है उसकी हम बात करें और सेंटर में कर्जा बढ़ रहा है उसकी हम बात नहीं करें। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखिए, अक्सर बात यही होती है कि चर्चाएं जब लाखों करोड़ों के घाटे या फायदे की होती है, लेकिन एक आम इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो 3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, वो केवल इन्हीं चीज़ों पर नज़र डालता है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, हमारी सरकार हमें क्या सुविधाएं दे रही हैं या हमसे क्या छीना गया। ये तमाम जो सवाल जो उसके जहन में होते हैं
उनका जवाब वो जानना चाहता है। जैसा कि यहाँ पर बात भी हुई कि पेट्रोल डीजल की रेट्स में कमी नहीं हुई और आम इंसान को इससे कोई सरोकार नहीं कि आपको कितना घाटा या कितना फ़ायदा या कितना वैट। उसे चाहिए तो कीमतों में कमी हो, जिससे कि उसकी जो रोजी रोटी है, उसकी ज़िंदगी है, वो आसानी से चल सके। मंदिर हो, पुलिस हो या फिर आम आवाम की दूसरी ज़रूरतें, पुलिस के आधुनिकीकरण का भी बजट, मंदिरों के पुनरुद्धार का भी बजट, महिलाओं के लिए भी बजट, तमाम घोषणाएं हैं। लेकिन सचिन जी, इन घोषणाओं पर भी देखिए सवाल तो उठने लग गए हैं कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये केवल एक खाना पूर्ति माना जाए, या जो लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं क्या वहाँ पर आप जनता को, राजस्थान के वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? जब घाटा है तो यहाँ पर जैसे सीए शर्मा जी ने भी कहा कि जब घाटा है आपके पास तो ये जो तमाम जो आप ऐलान कर रहे हैं इनकी पूर्ति कैसे करेंगे? आजाद सर, जैसा शर्मा जी ने कहा कि 22,000 करोड़ का घाटा इस बार है और पिछली बार से ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। पिछले 2 साल के आंकड़े मैं अपने साथ लाया हूं कि 22-23 का जो बजट एस्टीमेट था वो 23,488 करोड़ के घाटे का था और 23-24 का जो बजट एस्टीमेट था वो 24,895 करोड़ के घाटे का था और अब की बार 22,210 करोड़ के घाटे का एस्टीमेट है लगभग। तो इस बार पिछले घाटों की तुलना में कम घाटे का बजट है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक्चुअल जो फिगर्स थे 6 महीने के जो सामने आए थे 2023-24 के रिगार्डिंग, वो आए थे कि 6 महीने में ही ऑलरेडी 18,398 यानी 18,400 करोड़ का घाटा हो चुका था। तो इसका मतलब हो गया कि 37,000 करोड़ का घाटा कांग्रेस सरकार लास्ट ईयर में करने वाली थी, क्योंकि उन्होंने खाली स्कीमें अनाउंस की थी, इनकम का कोई सोर्स उन्होंने अनाउंस नहीं किया था। दूसरी बात, जैसा उन्होंने कहा कि टैक्स रेवेन्यू की बात है, तो रेवेन्यू आना जहां से होता है वो सोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। टैक्सेशन डायरेक्ट होता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसको बढ़ाने के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। एमनेस्टी स्कीम बहुत सारी आई हैं, एक स्कीम इन्होंने बताई जो वैट की बताई है, स्टैम्प ड्यूटी की एमनेस्टी स्कीम भी आई है, जो पुराने विवाद थे उनको खत्म करने के लिए, वो एक टैक्स का सोर्स होने वाला है। सचिन जी, एक चीज, ये जो तमाम जो बातें हैं ये एक आम इंसान के ऊपर से निकल जाती है। मैंने जैसा कि बताया, उसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोजगार की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आम लोगों को अगर इस अंतरिम बजट के बाद तुरंत क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या राहत मिलने वाली है? अपन बात करें किसान की, किसान को मिलेगा 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण डेयरी उत्पादन के लिए। हम बात करें गोपालन की तो 5 लाख गोपालकों को मिल रहा है केसीसी की तरह गोपाल क्रेडिट कार्ड। गेहूं की बात करें एमएसपी पे डायरेक्ट बोनस है 125 रुपए का जो घोषित किया गया है। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि जो वार्षिक 1400 करोड़ का, उसके लिए प्रावधान किया गया, 6,0000 से बढ़ा के उसको 8,000 किया गया है। पेट्रोल डीजल की दरों पर बात नहीं। पेट्रोल डीजल के लिए मैं कहूंगा कि सर ये लेखानुदान है, अभी ये तो सिर्फ झांकी है, मेन बजट आना भी बाकी है। उस बजट में पेट्रोल डीजल पे जरूर चर्चा होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। क्या कहेंगे? नहीं, विश्वास तो देखिए 2014 में 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार के ऊपर भी करा था, महंगाई को कम करने पर भी किया था, पेट्रोल डीजल की मार पर भी किया था और जो रोजगार की बातें थी उन सब पे किया था। लेकिन हुआ क्या, अंततः लोगों को सिर्फ महंगाई की बात, अगर आप बात करते हो पेपर लीक की भी बात कर लेता हूं, महिला अत्याचार की बात कीजिए, अगर आप बात करते तो महंगाई तो बहुत कुछ है। और रही बात, अभी बात हो रही है इस बजट की, आप 2014 या 18 या 22 पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो चर्चा का विषय को बदल देगी। लेकिन और हम बजट की बात करें तो बजट में नारी को लेकर बात करें, गरीबों के जन्म के लिए जैसा 1 लाख रुपए का बॉन्ड की बात हुई है गरीब बालिका के लिए। मैं इसी पे बात कर लेता हूं। यहाँ पर सचिन जी एक सवाल बात करता हूं, गरीब क्या होता है, गरीब की श्रेणी क्या है, आप कैसे पहचानेंगे? गरीब की, जैसा इन्होंने बोला सेंसस की 2011 के बाद में, तो 2011 से 2023 तक जो गरीब है वो लोग कहाँ जाएंगे? अब आपने कहा केजी से पीजी तक, मोदी जी ने भी बताया, आपने कहा केजी से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर तो लाया गया है। 80 करोड़ लोगों को क्यों अनाज दे रहे हो फिर आप? बड़े हैं कि कम हुए? 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 साल से क्यों अनाज दे रहे हो फिर आप? अगर 25 करोड़ कम हो गए तो 80 करोड़ में से जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहे थे वो भी कम होने चाहिए थे। आपने कहा केजी से पीजी तक हम सभी छात्राओं को मुफ्त में शिक्षा देंगे। अरे 2022 में राइट टू एजुकेशन के तहत हमने छात्राओं को तो दिया था, छात्रों को भी कर दिया। आपने अलग क्या किया? आप किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। अरे तो इतना तो हम करके गए, डबल इंजन सरकार। ये तो बताए निजी संस्थानों में करेंगी या सरकारी संस्थानों में करेंगी, ये तो क्लियर करिए आप। अभी सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं आप। और आप जितनी इन बजट की बात करें, राजस्थान आर्थिक विकास दर में दूसरे स्थान पर रहा था और हमारी प्रति व्यक्ति आय जीडीपी सब ज्यादा थी देश की भी प्रति व्यक्ति आय से, और लोन के मायने में 205 लाख करोड़
करोड़ लेकर बैठे हैं 9 साल के अंदर। जितना तो इस देश को आजाद होने के बाद 2014 तक के प्रधानमंत्रियों ने नहीं लिया, उतना तो मोदी जी ने 9 साल में ले लिया। 100 में से 28 रुपए तो ब्याज के चुकाते हो आप। 100 में से 28, 100 में से 28, 155 लाख करोड़ आज तक था, आज तक पिछले 9 साल में ले लिया। इससे ज्यादा तो आपने रखना की बात तक ला दी थी। भरत जी, मेट्रो भी चलने वाली है नहीं? अब पहली बार तो नहीं चल रही। मैंने कहा ना, आम जनता के लिए आपने क्या कहा? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है आज कोरोना के बाद स्वास्थ्य के अंदर अगर प्रदीप जी बात की जाए तो हमने चिरंजीवी योजना लाकर दी, जिसमें 850 रुपए में कोई भी व्यक्ति, उसका भी नाम बदल देखिए दिया। बीच में मत, आप बीच में ना बोले, मैं आपको सचिन जी क्लियर कर दूं, जो दर्शकों को सही चीजें डिलीवर होनी चाहिए। चिरंजीवी योजना के अंदर कोई भी व्यक्ति 850 रुपए देके 10 लाख का दुर्घटना बीमा और 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा ले सकता था। आयुष्मान भारत के अंदर सिर्फ वही व्यक्ति एलिजिबल है जिन लोगों का नाम 2011 के एनएफएसए में जुड़ा हुआ है। उसके अलावा कोई भी मिडिल क्लास का फैमिली नहीं ले सकता। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आपने 15% जीएसटी लगा रखा है, आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। अभी बजट आया जो केंद्र का, उसमें 80D के अंदर आपने किसी तरह का कोई उसका लिमिट नहीं बढ़ाई, 25,000 तक ही रखा। तो आप हर तरीके से आम जनता को मारने का काम क्यों कर रहे हैं? किसानों की बात कर रहे हैं, क्या कर्ज देकर ही किसानों को मारेंगे क्या आप किसानों के लिए बिजली की तादाद को बढ़ाते, बिजली के उत्पादन को बढ़ाते, आप फ्री बीज की बात करते, वो तो हम ऑलरेडी देखते आए। किसान कृषि बजट हम अलग से देते हैं। 70,000 पदों की आप बात कर रहे हो, अरे 1,10,000 तो हम दे चुके हैं। उसके ऊपर न जाने कब आएगी सोलर और न जाने कब लगेगा छतों पर। जैसे 15 लाख आए थे वैसे ही 15 ये सोलर वाली चीजें होंगी। त्वरित गति से क्या न्याय मिलना चाहिए था, त्वरित गति से क्या होना चाहिए था? महिला हेल्प डेस्क तो हम पहले से बना चुके हैं। इस्तिगासे से हमारे यहाँ पे एफआईआर कम हो चुकी थी। और 2000 जब 3 दिसंबर के बाद सरकार बनी है, क्या मुझे बता दीजिए पेपर में एक भी ऐसी घटना हो जिसके अंदर रेप के अंदर, चोरी के अंदर, डकैती के अंदर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई हो? तो राजस्थान की जनता आपसे जो उम्मीद करना चाह रही थी ना, जो महंगाई की मार से युवा जो चाह रहे थे, वो कुछ नहीं करा। हमने युवा कोष बनाया था, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस दी थी हमने। एक बार फीस दीजिए और जिंदगी भर एग्जाम दीजिए। आरपीएससी बंद कर रहे थे ना, आरपीएससी बंद कर रहे थे ना। अरे घोषणा तो 2 करोड़ की करी आपने। सर हम अभी की बात कर रहे हैं 8,22,921 नौकरियां दी है आपने। अरे 9 साल में 8,22,921 नौकरियां दी है। लोकसभा में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखित में जवाब दिया है इसका। और आप तो 8वां वेतन आयोग तक हटा रहे हो। आरजी अरे तो उसको लिंक भी तो करोगे आप, लिंक भी तो करोगे। सिर्फ राजस्थान में ही रहोगे क्या? बजट का, केंद्र बजट का राजस्थान पे भी फर्क पड़ता है। सरकार है ना, आपका विजन बता रहा हूं मैं आपको। प्रदीप जी, स्वास्थ्य के अंदर सीजीएचएस की तरह एक साल में कितनी नौकरियां सीजीएचएस की तरह हम आरजीएचएस लेके आए। हमने 20,000 की लिमिट को 30,000 करा। आरजीएचएस में ये कह रहे हैं कि हम आपको घर पे आके दवाई दे देंगे। अच्छा, बहुत बड़ा काम करेंगे, यानी घर पर आकर दवाई देना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आरजीएचएस में और कुछ संशोधन कर देना। अरे कर तो दिया आपने बंद, आपने करी थी, बंद कर दिया आपने। शिक्षा में महात्मा गांधी स्कूल के ऊपर आप कुछ नहीं कह रहे। अगर एक गरीब बच्चा महात्मा गांधी स्कूल में जाकर इंग्लिश पढ़ लेगा, एक बिजनेस लैंग्वेज को सीख लेगा, अगर समाज में आकर वो कंपटीशन कर पाएगा, वो आप चाहते नहीं है। आपने महात्मा गांधी स्कूल के ऊपर आप कोई बात नहीं कर रहे। अरे एक कैबिनेट की बैठक हुई है आपकी, मात्र एक कैबिनेट की, और उस एक कैबिनेट में आपने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जिसपे ये राजस्थान की जनता गर्व कर सके कि हमने डबल इंजन की सरकार को बनाया था। और शर्म आनी चाहिए इस पर्ची की सरकार को जो जनता के साथ कुटारघात कर रही है आज। चलिए देवेंद्र जी, क्या डबल इंजन की सरकार, और लेकिन समस्या यह है कि आपकी जो पार्टी है वो राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है। क्या मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार वाकई लोगों को राहत पहुंचाएगी, या जो कांग्रेस ने जो पहले किया वो ठीक था? देखिए, जैसा कि आपने प्रदीप जी बोला, किसी भी आम आदमी को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, और इन 3 चीज़ों के लिए उसको जो है रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा चाहिए। इन तीनों ही मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मूक बन जाती है, खामोश धारण कर लेती है। शिक्षा की जहाँ तक बात हो रही है, शिक्षा के इन्होंने नए स्कूल खोलने का वादा किया था कि पीएमश्री के नाम पर हम 400 ज़्यादा नए स्कूल खोलेंगे, उस पर खामोशी। ये कह रहे हैं कि हम छात्रों को फ्री शिक्षा देंगे। फ्री शिक्षा देंगे कहाँ से? राजस्थान में शिक्षकों के पद भारी भरकम खाली हैं, स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है, शौचालय तक नहीं बन पाए 70 साल की आज़ादी के बाद भी। क्या 19 स्कूलों में राजस्थान के गरीब के बच्चे पढ़ करके शिक्षित हो पाएंगे? स्वास्थ्य की बात जहाँ तक करती है कि ये बोलते हैं कि हमने जो है नए अस्पताल खोलने का इन्होंने वादा किया था रिम्स के नाम से, उस पर इन्होंने खामोशी धारण कर ली। और बार बार जिस आयुष्मान योजना की बात करते हैं उसमें देखिए ये खुद बोलते ही नहीं कि सरकार के जो शब्द हैं कि जिसके पास मोबाइल है वो उसका उपयोग नहीं कर सकता, जिसके पास फ्रिज है वो उसका उपयोग नहीं कर सकता है। रोजगार की बात जो कर रहे थे, पेपर लीक जिस भर्ती हुई उसी भर्ती की इन्होंने जो है उसको नियुक्तियां देनी शुरू कर दी हैं। सीएचए के जो अभ्यर्थी जहां सही मार्ग पर बैठे उन पर बात नहीं करना चाहते हैं।
ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। एक लेटेस्ट उदाहरण आया भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर फायरिंग हुई और उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी की पर्ची वाली सरकार इंसाफ नहीं दिला पाई। उनकी बेटियां जो है कलेक्टर पर चूड़ियां बांध करके आई है कि ये कमजोर सरकार है जो अपने कार्यकर्ता को इंसाफ नहीं दिला पा रही है। तो ये राजस्थान की कानून व्यवस्था की बात हुई। किसानों को इन्होंने धोखा दे दिया है। वादा था 12,000 किसान सम्मान निधि करने का, किया 8,000। राजस्थान के बुजुर्गों को इन्होंने जो है धोखा दे दिया। उन बुजुर्गों का जिनका आशीर्वाद इनको लेना चाहिए था, उनको इन्होंने धोखा देने का काम किया है। और तमाम जितने भी इनके वादे थे इन्होंने ही कही थी, जितने पेट्रोल डीजल वाली जो बात बार बार आ रही, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा उस चीज को बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम आधा दर्जन बार प्रदर्शन किए थे कांग्रेस राज में राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के, और अब ये कह रहे कि आप इंतजार कीजिए, जो छीनने का था वो तुरंत कर देते हैं, और जब देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी जनता से इंतजार करवाना चाहती है। सचिन जी, ये बेहद गलत है। जनता समय पर उनको जवाब देगी। कुछ महीने पे नवंबर से पहले जब आप लोग विपक्ष में थे तो वाकई ये चीज तो थी कि राजस्थान में आप लोगों ने खूब प्रदर्शन भी किए, पेट्रोल डीजल की दरों को लेकर भी किए, अपने अपराध के मामलों को लेकर किए, महिला सुरक्षा के मामलों को लेकर किए, अपने महंगाई को लेकर किए। लेकिन अब अगर 2 महीने का हम पीरियड देखें, इस 2 महीने में वही नेता है, वही पार्टी है, अब जो पब्लिक की जो आवाज़ है क्या उसे आप लोग सुन नहीं रहे? आजाद जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी पिछले हमने 60 दिन के अंदर 3 पेपर करवाए हैं। कोई सा भी लीक हुआ तो क्या पेपर लीक हमारे ज़माने में नहीं हो रहा है और वहाँ होता था तो क्या देश की जो व्यवस्था बोलते हैं कि देश की व्यवस्था की बात है कि पेपर लीक में अब आपने सुधार कर दिया। राजस्थान में जो पहली जो चीज परीक्षाएं होंगी वो पेपर बात नहीं होगा, लीक दूसरी नहीं बात 70,000 भर्तियां जो इन्होंने पढ़ ली, क्या किस किस में होगी? ये कह रहे हैं आपने हमारे यहाँ शिक्षक नहीं लगाए, या हमारे यहाँ पे ये जो जितनी भी बातें हमारे दोस्त ने की, यादव साहब ने, कर्मचारी चयन आयोग और आरपीएससी को भी तो हम वापस से रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। वो बाकायदा वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करेगा। तो अभी क्या इन्होंने सब पढ़ लिया जो ये आरोप लगा रहे कि हमने उन पर ध्यान नहीं दिया? तो 70,000 भर्तियां होंगी तो वो उन व्यक्तियों की तो होगी, या नई कोई अलग से भर्ती आ जाएगी? दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने है ना स्वास्थ्य के लेकर ध्यान नहीं दिया। तो स्वास्थ्य के लिए इतनी सारी जो घोषणाएं हुई वो ये कहते हैं वो तो घोषणा ही नहीं है। तो अब इनको तो कहाँ तक समझाएं? अब इन्होंने कहा पेंशन में आपने इजाफा नहीं किया, 1,000 से 1,150 किया, तो वो किया ना, बन गया, किया ना। मजबूर हो, कांग्रेस पार्टी कानून बना कर गई है विधानसभा में कि मैं वही 15% हर साल वृद्धि होगी, वरना आप तो करते नहीं, आपने नहीं किया। ये कानून की ताकत ने करवाया है आपको, जो कांग्रेस पार्टी देके गई है गरीबों के लिए 450 ग्राम से बढ़ा के 600 ग्राम किया है। 17 से 22 रुपए बढ़ाई है अन्नपूर्णा योजना के अंदर। वो तो आप कहेंगे अब हमारे बात करते हैं 30%, 50% किया है हमने। जो रोडवेज बस किराए में डिस्काउंट हमने सीनियर रेलवे में वो भी काउंट नहीं करेंगे या आप कहेंगे लाडली सुरक्षा योजना में हमने सब जगह सीसीटीवी कैमरे का इसमें प्रावधान किया है। हमने आदर्श आंगनवाड़ी के ऊपर इसके लिए प्रावधान किया है। साथ ही साथ लाडो प्रोत्साहन योजना तो अपना ऑलरेडी डिस्कशन में आ ही चुका है। सामाजिक सुरक्षा के पेंशन के लिए हमने 1,500 रुपए का इजाफा किया है। साथ ही साथ 174 नए थानों में महिला विंग बनाने की बात हुई है। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिला को लेकर कई सारी ऐसी बजट घोषणाएं हुई हैं। तो महिलाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। किसान के लिए हम बात कर चुके हैं, राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा तभी तो आगे बढ़ेगा। पीएम किसान सम्मान निधि में 1,400 करोड़। ये माना जाए कि आने वाले लोकसभा चुनाव पर आपकी पूरी नजर है? लोकसभा चुनाव जनता का जनादेश मिलेगा, उसके लिए हर कोई पार्टी तैयार है। हमारे साथी भी उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि देश को सशक्त सरकार मिले। लेकिन सरकार में वो जज्बा हो, वो बातें हो जो आम पब्लिक की जो समस्याएं हैं या जो उनकी चाहत है उसे वक्त पर पूरा किया जा सके। ERCP को हम 20 साल से इन्होंने लटका रखा था, हम लेके आए और आज कम से कम 13 जिलों को 40% आबादी को पानी की व्यवस्था मिलेगी। वो शुरुआत का सरकार का मानस ही बताता है कि वो क्या करना चाहती है। वो कार्य करना चाहती है जिससे कि किसानों को पानी मिले। उनको हमें ये जो कह रहे हैं कि आप इसकी वो बढ़ा देते, उससे ज़्यादा बेटर है कि उनको सुविधाएं दी जाए, उनको जल दिया जाए, उनके लिए सड़क बनाई जाए। सड़कों के लिए जब 1,500 करोड़ रुपए के उसके सड़कों के लिए किया गया है तो हर चीज़ आगे बढ़ेगी ना। 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान वंचित विधानसभाओं के लिए किया गया है। अच्छा, इन तमाम ऐलान से कितना फायदा मिल पाएगा आपकी पार्टी को अब आने वाले 2 महीने बाद? सर, ये राज्य को फायदे के लिए बनाई गई योजना है, पार्टी को फायदे के लिए नहीं बनाई गई। पार्टी के लिए पार्टी का कार्यकर्ता है और जमीनी स्तर पर एक एक व्यक्ति से, एक गरीब से, एक लाभान्वित से मिलता है, उसकी समस्या जानता है और उसको दूर करने का पूर्ण प्रयास करता है। भरत जी, आपकी भी नजर है लोकसभा चुनाव पर? निश्चित रूप से देखिए, लोकसभा चुनाव पर तो
संपूर्ण विपक्ष की नज़र है। और पिछले आज हमने जो 10 साल का इनका एक ब्लैक पेपर था, वो ब्लैक पेपर भी हमने आउट किया है, जिसमें चाहे बेरोजगारी की बात हो, असमानता, आर्थिक असमानता। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि श्वेत पत्र जो हमने जारी किया उस पर नजर ना लगे उस विकास पर, इसलिए आपने ब्लैक पेपर जारी किया है। बिल्कुल, आपने विकास किया और ऐसा विकास किया कि अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। PLFS की रिपोर्ट है जो जुलाई से जून तक होती है 2023 की, कि आर्थिक असमानता बढ़ी है। केंद्र जहां 8% भागीदारी होती थी जो रोजगार देने में, उसको 4.5% पर ले आया है। आप जब रुपए की बात करते थे, जो डॉलर के प्रति 82 रुपए हो चुका है। अभी पेट्रोल डीजल पर हम बार बार प्रदीप जी बात कर रहे थे, कांग्रेस की सरकार में $135 प्रति बैरल हम खरीद के भी 70 रुपए में दे रहे थे। इन्होंने $75 प्रति बैरल पर खरीद कर उसको 108 रुपए में दिया। एडिशनल कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। हमारी कस्टम ड्यूटी 3 रुपए 9 रुपए हुआ करती थी, उसको 24 रुपए 32 रुपए ले गए। 500% इन्होंने इजाफा किया। 28 लाख करोड़ रुपए ले लिए इन्होंने जनता से। और राहत किसको देते हैं? अपने उद्योगपतियों को। 14.5 लाख करोड़ इन्होंने, संसद में ये लिखित में बयान है, 14.5 लाख करोड़ इन्होंने कॉर्पोरेट लोगों के जो माफ कर दिए। लेकिन जहां बात किसानों की आती है, ये दे देते हैं किसानों को माफ करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। शिक्षा का बजट ये कम कर देते हैं, नरेगा का बजट ये कम कर देते हैं। अब जाके 86,000 रुपए किया, 86,000 लाख करोड़ किया, लेकिन उसमें ये पूछे दैनिक मजदूरी कितने दे रहे हैं, अतिरिक्त दिन का वेतन कितना दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थोता चना बाजे गना। और आप देखिए इस देश के प्रधानमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ पुरानी चीजों पे बुराई करनी आती है। देश का विजन 2047 का बताते ही ये 2030 या 2025 की बात नहीं करते। राजस्थान की अभी बात कर ले, ERCP पे नदियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं आप पीने का पानी दे रहे हैं। जो कॉरिडोर बनना चाहिए था वो सिंचाई के लिए चाहिए था, ताकि वहां पर किसान सिंचाई कर सके, उत्पादकता बढ़े, वहां पे बिजनेस डेवलप हो, वहां पे डैम बन सके, उस चीज से वहां पे वृद्धि होती। लेकिन ऐसा आप कोई काम नहीं करे। और सबसे बड़ी चीज प्रदीप जी, एक विश्वकर्मा पेंशन की बात आप देखिए कि 18 साल से 45 साल तक 100 रुपए प्रति माह दीजिए और 60 साल में आपको 2,000 रुपए मिलेंगे। यानी आज का 18 साल का व्यक्ति 60 साल का होगा जब 2,000 मिलेंगे। इनसे पूछिए उसके रुपए की वैल्यू क्या होगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो निकालिए और उसका इन्फ्लेशन रेट से देखिए कि क्या मिलेगा क्या नहीं चलिए मिलेगा। इसका जवाब हम शर्मा जी के पास भी लेंगे। सचिन जी, आपका लास्ट कमेंट। सर इन्होंने, मैं पहले इनके 2 क्वेश्चन के ऊपर आंसर दूं कि डॉलर से ये कंपैरिजन करते हैं। ये भूल गए कि डॉलर तो अपनी खुद की गलतियों की वजह से आज अपने आप को स्टैंड करके रखा हुआ है, क्योंकि उनका पैसा बाहर है और चाहते हैं कि पैसा वापस आए। मगर डॉलर की बात छोड़िए, बाकी यूरो की बात कीजिए। आज हमारी रुपया की करेंसी खाली डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं है। पहली बात, उम्र के साथ बढ़ गया वो भी, हमारे देश जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनका क्या होगा? तो यूनियन कार्बाइड या विदेशियों की बात करते हैं, इसके अलावा इनको नहीं चाहिए। देश का पैसा बाहर जाए वो चाहिए, पर देश का कोई उद्योगपति अगर बाई चांसली अपने कर्मों की वजह से, अपने कार्यों की वजह से आगे बढ़ता है, ये उनको नहीं चाहिए। उसके लिए हमेशा ही नीचा गिराना चाहते हैं। इनको तो यूनियन कार्बाइड चाहिए। इनको तो ये चाहिए कि बाहर से ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाए और हमारे को वापस से गुलाम बना दे। तो कांग्रेस सरकार तो हमेशा से देश के हिसाब से, कांग्रेस सरकार का योगदान था। उस बातों पे मत जाइए, उस बातों पे मत जाइए। बहुत सारी चीजें पेंशन नहीं मांगी। चलिए राजस्थान आ जाते हैं। योगेंद्र जी, अंतिम कमेंट। देखिए, जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि 70,000 रोजगार देंगे, उसकी विपक्ष बात नहीं कर रहा है। 1.25 लाख भर्तियां पेंडिंग है राजस्थान में और ये देने की बात करें 70,000, 65,000 भर्तियां कहां पे गई, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। सॉरी, 45,000। दूसरी बात इन्होंने बात करी अभी अभी जो है कि हम 450 का सिलेंडर देंगे। इन्हीं के सांसद है जो हरियाणा से इंपोर्ट करके राजस्थान में लेके आए थे। टोंक के जो सांसद है सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, वो एक गांव में गए और उनकी उज्ज्वला योजना की उन्होंने पोल खोल दी। चूल्हे में धुआं के अंदर वहां महिलाएं खाना बना रही, उनका वीडियो उनके खुद के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। इन्होंने बात करी अभी पेट्रोल डीजल को हम सस्ता बाद में करेंगे, वादा इनका था। हरियाणा और राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपए का अंतर है, जिसके कारण से गंगानगर, हनुमानगढ़ तमाम जो एरिया जो है उसके अंदर पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं और वहां के किसानों को सस्ता पेट्रोल लेने के लिए पंजाब जाना पड़ रहा है। जबकि राजस्थान में अगर होता तो राजस्थान की आर्थिक वृद्धि होती, राजस्थान को पैसा मिलता, उसका नुकसान हो, राजस्थान की जनता परेशान हो रही है। ट्रांसपोर्ट एक बड़ा गंभीर मुद्दा है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से चौपट हो चुका है। कभी राजस्थान में 4700 बसें होती थी, आज महज 1500 बसें बची हैं। जयपुर की अगर मैं बात करूं तो 400 सिटी बसें जयपुर के अंदर होती थी, अब महज 100 बसें बची हुई हैं। 40 लाख की आबादी पर पूरे जयपुर में महज 100 सरकारी बसें चलती है। सोचने वाली बात है कि राजस्थान को किस हालात में इन्होंने ला करके खड़ा कर दिया है। मनरेगा की बात हो रही थी, मनरेगा का 4 महीने से उनको पैसा नहीं मिला है। 2 साल 2 महीने चुनाव में निकल कर 2 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए हो गए। मनरेगा में वो लोग काम करते हैं जो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जिनको सबसे ज्यादा सरकारी सहायता की उम्मीद थी, उनका पैसा 4-4 महीने से सरकार रोक करके बैठी हुई है। ये बताता है कि कितनी जो है निर्दयी जो है सरकार इस समय राजस्थान में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अभी भी समय जागने
भागना चाहिए। 2 महीने के अंदर इन्होंने राजस्थान की जनता को रुलाना शुरू कर दिया है। राजस्थान की जनता, स्वाभिमानी जनता इस पर्ची सरकार को ऐसा सबक सिखाएगी चलिए। कि आने वाले लंबे समय तक याद रखेंगे। ठीक है शर्मा जी, आपका आखिरी कमेंट और थोड़ा सा ये जो लाभ हानि और जोड़ बाकी गुणा भाग वाली जो कहानी है इसको संक्षेप में समझा दें। देखिए, बजट कुछ भी नहीं होता है, बट बजट एक स्टेटमेंट है जो सरकार हर साल देती है कि हमारे को इन सोर्स से इनकम आएगी, और वो जो इनकम आएगी उसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, उसके इनकम को कैसे उससे खर्चा निकालेंगे। ये खर्चा किस किस हेड में होगा, वो सारे हेड्स बजट के अंदर डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। इन दोनों से जो कंपैरिजन निकल के आता है वो उसको हम बोलते हैं कि भाई कितना डेफिसिट हो रहा है, जिसकी यहाँ पे बड़ी गंभीरता से चर्चा हो रही है। अब सबसे बड़ी चीज़, अगर बजट को हम आम आदमी की नज़र से देखें या ट्रेड इंडस्ट्री की नज़र से देखें, तो सबसे बड़ा सेगमेंट जो होता है वो कैपेक्स का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कितना कर रही है, क्योंकि वो ईयर दर ईयर चलता है और उससे बाज़ार में एक पूंजी में गतिशीलता आती है। तो वो चूंकि ये एक इंटरिम बजट था, मैंने कहा ये वोटों अकाउंट था जो 4 महीने के लिए आया है, तो इससे ये एक्सपेक्ट करना कि उस तरीके के कुछ लंबी चौड़ी कुछ घोषणाएं हमको मिलेगी। हालांकि थोड़ा बहुत उन्होंने किया है, बट उस तरीके की घोषणाएं इसमें होने की उम्मीद नहीं थी। बट जैसा मेरे पूर्व वक्ता कह रहे हैं कि साहब ये पेट्रोल डीजल है, मैं आपसे बार बार इस विषय में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक डायरेक्टली हिट करने वाला मुद्दा है। जो किसी भी चीज़ को, महंगाई की अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है। बिल्कुल। और वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट 100% डिपेंडेंट है आपके फ्यूल पे, जो वॉट एवर फ्यूल उसमें यूज़ होता है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। तो जब जैसे ही आप इन 2 चीज़ों में कमी करते हैं, उसके जो इनडायरेक्ट फ़र्क पड़ता है वो कॉस्टिंग पे पड़ता ही पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़, जो मेरे साथी वक्ता ने कहा कि गंगानगर या उधर के पेट्रोल पंप्स हैं, तो ये जो दिल्ली की तरफ के और हरियाणा से लगे हुए जो एरिया राजस्थान के हैं, वहाँ पे भी पेट्रोल पंप्स की स्थिति ये है, वो किसी से छुपी नहीं है, मुझे यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के लबोलबाब आज के बजट का मेरा निष्कर्ष यही है कि चूँकि ये लेखानुदान था तो सरकार को भी सीमित होकर काम करना था। सेकंड चीज़, चूँकि लोकसभा इलेक्शंस को हम 2 महीने के अंतर पे देख रहे हैं, तो सरकार को उसमें भी साधने की कोशिश करनी थी। बाकी अगर ओवरऑल अगर आप मुझे पूछें कि बजट में ये लेखानुदान में क्या रहा, तो मुझे कुछ नयापन इसमें नज़र नहीं आया। प्लस कॉन्ट्राडिक्शन मैं केवल आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, उस बेस पे दिखता है कि एक तरफ हमारा बजट घाटा बढ़ता जा रहा है, हम ये कह रहे हैं कि कर्जा बढ़ गया है, और दूसरी तरफ जब फ्रीबीज की बात आती है तो उसमें एनहांसमेंट हुआ है। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन मुझे, ये एक बड़ा सवाल है कि जब आप ये कहते हैं कि हमारी जेब खाली है या हम पर कर्जा है, और फिर हम दूसरी तरफ ये ऐलान करते हैं कि हम आम लोगों के लिए इन सुविधाओं को फ्री में या कम दरों पर उन्हें सौंपेंगे। ये एक बड़ा सवाल होता है। और किसी भी राज्य का जब बजट पेश होता है, चाहे केंद्र का हो राज्य का हो, और तब ये चीज़ें निकल कर आती है, तो वाकई ये एक बड़ा सवाल भी होता है। लेकिन चूंकि अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं अगले 2-3 महीने में, और कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी दलों की निगाहें इस बात पर टिकी होती है कि किसी भी तरीके से पब्लिक को अपने पक्ष में किया जाए, आम आवाम को खुश किया जाए, ताकि उनकी जो चाहत है वो पूरी हो सके। बहरहाल आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।